हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनाटिया सक्सेस मंत्रा। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए तमाम क्वेश्चनों की एक सीरीज़, जिसमें हम चैप्टर वाइज जो है वो न्यूमेरिकल सीरीज़ को करेंगे। और इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूँ मॉडर्न का पोर्शन, मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन ले रहा हूँ। और मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले जो आपके पास चैप्टर हुआ करता है वो करता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के तमाम जितने भी प्रीवियस ईयर्स में 10-15 सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन, इंक्लूडिंग असर्शन एंड रीज़न के भी क्वेश्चन जो है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें जितने भी टाइप के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों में वो सारे क्वेश्चंस मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगा और आपको फुल जो है वो इसका सोल्यूशन भी दूँगा। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक वीडियो में ही आपका एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन आर एक्सीलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेव लेंथ। हमारे पास ये डी ब्रॉगली से इक्वेशन से संबंधित या डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो हम कैलकुलेट करते हैं उससे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग भाई जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो वेवलेंथ होती है हमारे पास वो क्या होती है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है h/p। ठीक है, हमारे पास ये जो h है ये क्या है? h हमारे पास हुआ करता है प्लैंक कांस्टेंट एंड p जो होता है वो होता है मोमेंटम। ठीक है, चलिए अब क्या है, एक आपको अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है। देखिए, एक आपको अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है और दूसरा जो आपको दिया हुआ है वो दूसरा आपको दिया हुआ है प्रोटॉन। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर देखिए आप, अगर मान लीजिए मैं इसको P को mv रख दूँ, है ना, तो यहाँ पर हमको मास तो चलो पता लग जाएगा, मास तो हम लोग निकाल लेंगे, बट वेलोसिटी यहाँ पे गिवन नहीं है। वेलोसिटी गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि एक्सेलरेट थ्रू द सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल की बात कर रहा है कि पोटेंशियल जो है वो सेम है। तो पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर एनर्जी वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। एनर्जी वाला फार्मूला क्या होता है? आप इधर आइए, आपको बताते हैं। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा K = P²/2mv, है ना। तो P क्या है? मोमेंटम है। K क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास में हो जाएगा 2km√। ठीक है, अगर सॉरी, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे आप एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी एनर्जी जो होती है वो eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो K की जगह पे हम क्या करेंगे? eV रख देंगे, 2eVm। m क्या है? मास है। ठीक है, तो P की जगह पे हमको बेटा ये वाला फार्मूला जो है वो पुट करना पड़ेगा। चलिए हम पुट कर देते हैं h/√2eVm। अब देखिए क्या है, अगर हम लोग अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा का जो चार्ज होता है, अल्फ़ा का जो चार्ज होता है ये क्या है? ये E फॉर इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई दूसरा पार्टिकल हो तो उसके लिए चार्ज क्या हो जाएगा? उसके लिए चार्ज हो जाएगा 2qVm। ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो अब देखिए, जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है, जो अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल पे Q अल्फ़ा यानी कि जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। और जो मास होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है उसका 4 टाइम्स होता है, उसका 4 टाइम्स होता है। ठीक है, जबकि प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन में आपके पास जो चार्ज होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। और जो मास होता है वो मास जो होता है बेटा, मास लमसम जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है।
है ना। तो क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे फॉर अल्फा पार्टिकल, ठीक। अल्फा पार्टिकल, अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, एच तो कांस्टेंट है, 2 क्यू अल्फा वी देखिए सेम है दोनों के लिए, और एम अल्फा, ठीक है। और क्या करेंगे, फॉर प्रोटॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से लिख लेंगे, √2 क्यू पी वी एम पी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए H/2Q अल्फा V M अल्फा, है ना, और डिवाइड करेंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √2QPVMP अपॉन H से H काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, V से V क्योंकि सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे एसेलरेट किया गया है, ठीक है, एसेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, है ना। नाउ वी हैव, हमारे पास क्या बचता है बेटा, QP अपॉन Q अल्फा एंड MP अपॉन M अल्फा, ठीक है। इसको आगे ले जाएंगे। जो QP है हमारे पास वो तो चार्ज है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ पे रख देंगे, सपोज करिए E है, और ये क्या होता है, ये 2 टाइम्स ऑफ E होता है ना। MP तो मैंने आपको बताया ये सेम टू सेम है, और इसका जो जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। काट दीजिए, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को आ जाएगा हमारे पास 8 आ गया। और 8 का जब आप 1/√8 है बेटा, और जब आप इसको निकालेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 1/2√2, है ना। तो ये लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी आपके पास आ गया 1/2√2, क्लियर। तो ये हो गया द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। ये आपके पास में क्वेश्चन हो गया, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस केवल फार्मूला लगाना है, और क्या करना है आपको, मास में और चार्ज में जो है वो रिलेशन निकाल करके आपको इसमें पुट कर देना है, ठीक है। बस बाकी कुछ नहीं करना, बाकी सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया हो, देख लीजिए फिर से। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड। शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा विद द पोटेंशियल V विच एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब रेस्ट से एक्सेलरेट किया जाता है B पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो उसकी वेवलेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो भी रिलेशन है उसमें ग्राफ आपको खींचना है और बताना है कि कैसे जो है वो एक दूसरे पर रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो हमारे पास होती है वो होती है H/P। P क्या है, मोमेंटम, है ना। चाहे तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। और मैंने आपको एक रिलेशन और बताया था कि K जो होता है K = होता है P²/2m, यानी कि P की वैल्यू आप रख सकते हैं √2km। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर किसी इलेक्ट्रॉन को B बोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है EV, ठीक है, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब क्या करेंगे, अब P की जगह पे हम उठा करके ये रख देंगे, है ना। हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 2eVm। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लैम्डा में और V में क्या रिलेशन है। लैम्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √B, ठीक है। यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है।
या फिर इसी को हम ये लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो अगर मैं v में और लैम्डा में ग्राफ खींचना चाहूँ तो कैसा हमारे पास ग्राफ, सपोज करिए हमने v को यहाँ पे ले लिया है, यानी कि पोटेंशियल को यहाँ पे ले लिया है और लैम्डा को यहाँ पे ले लिया है। तो देखिए आप लैम्डा में पावर 2 है और v में पावर 1 है ना। तो जिसकी ये ग्राफ खींचने का चक्कर है, इसको जो है आप मोशन इन वन डायमेंशन में जो है वो पढ़ते हैं कि कैसे जो है वो ग्राफ खींचा जाता है। इसको मैं डिटेल में उस वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा जब मैं वो पोर्शन आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है। 2-1 का जब चक्कर होता है तो आपके पास में ग्राफ जो है वो यूँ आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ जो है वो आपके पास में आया करता है। तो ये लैम्डा और v में जो है वो आपके पास में रिलेशन आ गया, ग्राफ आ गया कि ऐसे जो है वो एक दूसरे पर रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। चलिए आगे करते हैं। तो देखिए बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से ही रिलेटेड। इसमें क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, पॉइंट टू बी नोटेड, same kinetic energy if wavelength associated with proton and electrons are lambda p and lambda e, then find out the relation between lambda p and lambda e। very easy question, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, केवल बस फार्मूला आप अप्लाई कीजिए। देखिए सॉरी, लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन p और p मैंने आपको बताया हम लोग क्या करते हैं 2km, है ना, ये फार्मूला होता है आपके पास में। अब क्या करते हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी आपके पास सेम है। अब देखिए यहाँ से h तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, k सेम हो गया तो k भी कांस्टेंट है ना। बचा क्या आपके पास, m बचा। तो क्या कर सकते हैं, आपको लैम्डा जो है यहाँ पर लैम्डा प्रोपोर्शनल है 1/√m के। ठीक है, तो लैम्डा p और लैम्डा e अगर आप लिखना चाहेंगे तो आपके पास आ जाएगा me एंड mp, ये आ गया है ना। हमारे पास क्या आ गया, me/mp आ गया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 9.1 × 10⁻³ kg और मास ऑफ द प्रोटॉन होता है 1.66 × 10⁻, या 67 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 27 kg ये होता है। आपको क्या लग रहा है, दोनों में से कौन सा मास बड़ा है? जाहिर सी बात है प्रोटॉन का मास जो होता है वो ज़्यादा होता है ना। तो बेटा यहाँ पर सिंस me इज़ लेस देन mp, है ना, ये इससे लेस होता है, इसलिए लैम्डा p विल बी लेस देन लैम्डा e। यही आपके पास में आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर, समझ गए। तो यही आपके पास में जो है वो आंसर आएगा लैम्डा p, यानी कि प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से कम आएगी। क्लियर। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड हैज़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज 0.135 नैनोमीटर। आपको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर 1, इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द वेवलेंथ लाइज, यानी कि ये वेवलेंथ जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में जो है वो फॉल होती है। नेक्स्ट है आपके पास में कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो क्या होता है देखिए सबसे पहले हम ये सेकंड वाला पोर्शन जो है सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आपको बताते हैं फर्स्ट वाला पोर्शन। तो काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बोल रहा है ए पार्टिकल बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें कंफर्म नहीं है कि वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉन, वेदर इट इज़ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल क्या है, ये कुछ है हमको कंफर्म नहीं है, एक पार्टिकल है। हमारे पास जो फार्मूला होता है बच्चे फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू
H/P, ये फार्मूला हमारे पास हुआ करता है ना। अब इसमें हमको ये तो पता ही होता है, इसकी वैल्यू हमको पता होती है प्लैंक कांस्टेंट की, ठीक है। और ये हमारे पास P इक्वल टू होता है mb मोमेंटम होता है। और ये हमारे पास देखिए, हमको यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पता है, हमको यहाँ पर v की वैल्यू पता है, हमको यहाँ पर h की वैल्यू भी पता है। तो हम क्यों ना यहाँ पर जो है वो m की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, है ना। हमारे पास दूसरा और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं। अगर सपोज़ करिए हमने ये वाला फार्मूला भी लगा लिया 2km, और यहाँ से हमको ये पता है, ये भी पता है ना, k हमको निकालना है बट m नहीं पता है। तब जब तक हमको m नहीं मालूम होगा तब तक हम ये यहाँ से काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते। यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, हमारे पास m नहीं है। अगर हमारे पास m पता लग जाएगा हमको, तो v तो मुझे पता ही है, v दिया हुआ है आपको, तो v और m हाफ mb स्क्वायर लगा करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना है कि हमको m की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हमको क्या करना है, m की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इस वाले फार्मूले से हम m की वैल्यू निकालते हैं। m इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए H/λ v, ये आ गया। h की वैल्यू रखिए 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34, क्लियर। और लैम्डा हमको दिया है 0.135 नैनोमीटर, 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करिए, मीटर में चेंज हो जाएगा, क्लियर। v क्या है हमारे पास, v की वैल्यू होती है 5 इंटू 10 टू दी पावर 6, ये आपको गिवन है। ये सब कुछ जब सब कुछ आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास 9.82 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg आ जाएगा, ठीक है। ये जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो लगभग इतनी आ जाएगी। अब क्या है, अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाइए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चे, हाफ mb स्क्वायर, हाफ m की वैल्यू रखिए 9.82 इंटू 10 टू दी पावर -31, v की वैल्यू रखिए 5 इंटू 10 टू दी पावर 6, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 122.75 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको बेटा इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और उससे डिवाइड जब आप कर देंगे इसको, तो आपके पास में जूल में आपके पास आंसर आया था। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से इसको डिवाइड कर दिया, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करने के बाद में हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि 76.719 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, क्लियर। तो क्या करना था आपको, सबसे पहले आपको मास निकालना था, और मास जो आपको निकालना था फिर आपको हाफ mb स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला आपने लगा दिया और काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लिया। आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी जूल में। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है उससे आपने इसको डिवाइड कर दिया, और आंसर आपके पास में आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट जो मैंने फर्स्ट पोर्शन था, उस फर्स्ट पोर्शन में क्या था, ये जो आपके पास में वेवलेंथ आया करती है, ये एक्स रेज रीजन में आया करती है, ठीक है। ये आपको एक्स रेज रीजन की वेवलेंथ जो है वो हुआ करती है, ठीक है। तो ये एक्स रेज में आपका वेवलेंथ गिरेगी, ठीक है। ये आपके पास में डी ब्रॉगली से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन हमारे पास है बोर्ड का आया हुआ, अ न्यूट्रॉन ऑफ मास m 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg हैविंग
energy 8.28 into 10 to the power 21 joule at 127 degrees Celsius is moving in a wave form, then its de Broglie wavelength can be calculated as. You have to given Boltzmann constant K 1.38 into 10 to the power 23 joule per mole degree Kelvin, as you know, and the Planck constant H equal to 6.63 into 10 to the power -34 जूल इंटू सेकेंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा थोड़ा ख़तरनाक टाइप लग रहा होगा, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। वी नो दैट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ डी ब्रॉगली इज गिवन एज h upon p, where p is the momentum. You can write it in the form of kinetic energy like this। ठीक है, आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है। देखिए h दिया है आपको, k भी दिया है और आपको m भी दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसकी सब की वैल्यू ऐसे रख दीजिए जैसे दी हुई हैं। ठीक है, √2k कितना दिया है 8.28 इंटू 10 टू दी पावर -21 मल्टीप्लाइड बाई m, दैट इज मास ऑफ द न्यूट्रॉन 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 1.264 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर। ठीक है, और चाहे तो आप इसको एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं ऐसे। ये आपके पास में एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ गई, है ना। बहुत इजी था क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा डर लग रहा होगा आपको कि किस टाइप का ये क्वेश्चन हो गया है, देखने में थोड़ा भयंकर लग रहा होगा, बट ये आसान था। लेकिन हाँ, इसी क्वेश्चन पर एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आया करता है जिसमें आपको टेम्परेचर भी दिया रहता है और आपको कैलकुलेट करना होता है। वो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अभी। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। देखिए पिछली साल बोर्ड में आया हुआ ये एक और क्वेश्चन आपके पास में डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड है। बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन, एक आपके पास प्रोटॉन है, एंड दैट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, एक आपके पास में अल्फा पार्टिकल है, आर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक आपके पास में प्रोटॉन है और एक आपके पास में अल्फा पार्टिकल है। आपके पास में प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड अल्फा पार्टिकल की है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। आपको गिवन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई बात नहीं, फार्मूला लगाइए, देखिए क्या होता है। लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन p। p को कन्वर्ट कर दें काइनेटिक एनर्जी से तो आपके पास में ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या फार्मूला बनेगा। अगर मैं प्रोटॉन का लिखूं तो आपके पास में आ जाएगा 2kpmp। ठीक है ना। और इसी तरीके से आपका अल्फा पार्टिकल का अगर आप लिख देंगे तो आपके पास आ जाएगा h अपॉन 2 के अल्फ़ा m अल्फ़ा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, h से h कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपके पास अब आ जाएगा √2k अल्फ़ा m अल्फ़ा अपॉन √2kpmp। 2 से 2 काट दीजिए। k अल्फ़ा इज व्हाट 1 एंड kp इक्वल टू 4 √1 अपॉन 4 करिए, ये 1 दिया, ये 4 दिया है। m अल्फ़ा जो होता है बेटे वो होता है 4 टाइम्स, यानी कि मास ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ से जब आप रखेंगे 4mp और ये आपके पास में mp है तो mp कट जाएगा, 4 आ गया, 4 ये है और ये 1/4, यहाँ से ये 4 भी कैंसिल हो गया। तो लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फ़ा
1:1 आ जाएगा आपके पास में। ये आपके पास में रेशियो होता है किसका, प्रोटॉन का वेवलेंथ का एंड अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ का रेशियो हुआ करता है। ठीक है, तो ये डी ब्रॉगली से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हुआ आपके पास में। देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे पास है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली आया हुआ बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन है। इसको तो स्टार दे देना चाहिए, ये स्टार रेटिंग क्वेश्चन है। देखिए भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1 मिनट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कैन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वी यूज टू कमेंट ऑन बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। क्या बोर के सेकेंड पोस्टुलेट पे डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस यूज की जा सकती है? अगर हाँ, इफ यस देन स्टेट द हाइपोथेसिस, तब हाइपोथेसिस बताइए आप, जो उसकी हाइपोथेसिस है वो बताइए। एंड यूज इट टू मेक इन्फरेंस अबाउट बोर्स पोस्टुलेट, और क्या करना है आपको कि डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस से आपको बोर का सेकेंड पोस्टुलेट ड्राइव करना है। बस ओवरऑल क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस है वो क्या सेकेंड पोस्टुलेट बोर के लिए यूज की जा सकती है, और अगर यूज की जा सकती है तो आप उसको ड्राइव करके दिखाइए। किसको ड्राइव करके दिखाइए? बोर का सेकेंड पोस्टुलेट जो है वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से आप जो है वो ड्राइव करके दिखाइए। ठीक है, तो हमको ये करना है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि बोर का सेकेंड पोस्टुलेट क्या होता है। बोर सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, आपने पढ़ा होगा। बोर के सेकेंड पोस्टुलेट आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन सारे ये जो सर्कुलर आप जो देख रहे हैं स्पेस, इसको आप बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट बोलते हैं या फिर बोलते हैं एनर्जी लेवल, सॉरी एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो बोर ने ये बताया था कि सारे ऑर्बिट में या सारे जो है वो एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता है न्यूक्लियस के अराउंड। कहाँ रिवॉल्व करता है? केवल उस ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है जिसमें उसका किसका, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दैट इज MBR इक्वल टू h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये है बोर का सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, इसी को आपको ड्राइव करना है। किससे ड्राइव करना है? डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस से। क्लियर? अब डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस क्या कहती है भाई? डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस ये कहती है, एक मिनट, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस ये कहती है कि इसको देखिए, आप ऑर्बिट बोलते हैं या स्टेशनरी लेवल भी बोलते हैं या एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी को रेडिएट करता है। क्लियर? तो अब क्या होता है, डी ब्रॉगली ने क्या कहा? डी ब्रॉगली ने ये कहा कि जो हमारे पास स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं वो होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट इज दैट विच कंटेन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्टैंडिंग वेव्स एसोसिएटेड विद द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये उन्होंने कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है वो होता है जिसमें आपके पास में इंटीग्रल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। ठीक है, डी ब्रॉगली की स्टैंडिंग वेव्स इंटीग्रल नंबर में होती हैं। वो क्या होता है? वो आपके पास में होता है स्टेशनरी ऑर्बिट। ये डी ब्रॉगली ने बताया। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और ये सपोज करिए कि nth ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है। ठीक है, यहाँ से न्यूक्लियस से इसकी रेडियस जो है वो r है।
तब जो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस कितनी होगी, वो डिस्टेंस जो होगी वो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी, दैट इज 2πr होगी, है ना, 2πr होगी। क्लियर। और डी ब्रॉगली ये बताते हैं कि ये क्या किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स के। ये डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट है। डी ब्रॉगली ने ये बताया कि 2πr जो होता है वो NH लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है। हमको ये भी मालूम है कि डी ब्रॉगली ने हमको ये बताया कि जो लैम्डा होता है वो होता है H/P। P क्या होता है, मोमेंटम, और P की जगह पे क्या हो जाएगा, mv, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस h की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए NH, ये लैम्डा की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। तो 2πr इक्वल टू हमारे पास ये आ गया, 2πr इक्वल टू ये आ गया। क्लियर। मैंने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, mb को इधर लाएंगे और 2π को इधर ले जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा mvr और ये हो जाएगा NH/2π। देखिए जरा गौर से, इसको गौर से देखिए, यही बोर का सेकंड पोस्टुलेट है। गौर से देखिए कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है। यही जो है वो बोर का सेकंड पोस्टुलेट है। तो हमने क्या किया, हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से बोर का सेकंड पोस्टुलेट जो है वो ड्राइव कर दिया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन यही कह रहा था। क्या कह रहा था, फिर से देख लीजिए एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है, कैन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बी यूज फॉर द कमेंट ऑन बोर सेकंड पोस्टुलेट। बोर के सेकंड पोस्टुलेट के लिए क्या डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस यूज की जा सकती है? अगर यूज की जा सकती है तो ड्राइव करके दिखाइए। ठीक है। ये कह रहा है, हमने ड्राइव करके दिखा दिया आपको। ठीक है। हमने आपको ड्राइव करके दिखाया। बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्लियर। और डी ब्रॉगली क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली ने ये कहा कि स्टेशनरी ऑर्बिट वो होता है जिसमें इंटीग्रल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड, ये कहा डी ब्रॉगली ने। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसकी रेडियस जो है वो r है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा आपके पास में 2πr के बराबर। ठीक है। और ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी सॉरी ये आपके पास में n लैम्डा के बराबर हो जाएगी। यही जो है वो डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट है। ये डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट है। लैम्डा हमको मालूम है, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा हमको मालूम है कि H/P होता है, वेयर P इज द मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो H/mv हो गया। हमने ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पर पुट कर दी, तो ये आ गया हमारे पास NH/mv। mv को हम इधर ले गए और 2π को हम इधर ले आए। ठीक है। तो ये क्या हो गया, mvr इक्वल टू NH/2π। और यही बोर का सेकंड पोस्टुलेट है। ये अब देखिए, ये और ये बिल्कुल सेम है। तो ये इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाया करता। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन था। आपको ज़रूर इसको जो है वो गौर से सीखना चाहिए। ठीक है। देखिए ये डी ब्रॉगली बेवलियन से एसोसिएट एक और आपके पास क्वेश्चन आ गया है। और ये एग्जामिनेशन में एक स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आपको थोड़ा सा पोर्शन दिया रहता है, किसी भी टॉपिक दिया रहता है और उस टॉपिक से रिलेटेड फिर नीचे जो है 5-7 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसके आपको आंसर करने होते हैं। इस टाइप के जो है काफ़ी क्वेश्चन आपके पास में आते हैं और 2 नोट तो कम से कम आपको आ ही जाते हैं। नोट एक दिया रहता है किसी भी टॉपिक के ऊपर और उस नोट से रिलेटेड फिर जो है वो नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो आपको सॉल्व करना होता है। एक आइडिया मिल जाता है कि ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो इसी नोट के ऊपर बेस्ड हैं या इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं, जो भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए तो ये क्या था कि एक स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था और इसके ऊपर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एक थोड़ा सा आपको बताया गया था कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो क्या है, कैसे एसोसिएट करती है, किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्या क्या इसके फीचर होते हैं, ये बताया गया था। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए थे नीचे, तो मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख दिए हैं। क्वेश्चन बताते हैं, आसान क्वेश्चन है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो आपके पास में क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन। ऑप्शन आपके पास थे मास है, चार्ज है, वेलोसिटी है एंड मोमेंटम है। तो जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये ज़रूर चीज़ पढ़ी होगी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकती नेचर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो चार्ज से डेवलप होती हैं, ठीक है, चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं, या चार्ज जब मूव करता है तब प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर ऐसा हम लोग जानते भी हैं। देखिए, जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो होती है h/p, वेयर p क्या है? p जो है आपके पास में मोमेंटम होता है और h जो होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो p होता है हमारे पास mv, m क्या है? मास है, वेलोसिटी है और p मोमेंटम तो ही है। तो तीन चीज़ें तो आपके पास सेटिस्फाइड हो गई, मास हो गया सेटिस्फाइड, वेलोसिटी हो गई सेटिस्फाइड और मोमेंटम हो गया। बचा क्या? चार्ज। तो ये चार्ज जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है, चार्ज जो है वो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर जो है वो चार्ज ही हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, डी ब्रॉगली वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती है नेचर में। क्लियर? तो चार्ज नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, बोल रहा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लैम्डा। कोई पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी अगर के दी है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, यहाँ पे के होना चाहिए, ठीक है, के इज लैम्डा। किसी की पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के दी है, उसकी वेवलेंथ आपको दी है लैम्डा है। अगर काइनेटिक एनर्जी k/9 हो जाए तो बताइए लैम्डा क्या होगा? बहुत ही आसान है, आप लोग जानते हैं। देखिए, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? h/p, और p मैंने आपको बताया था क्या होता है? √2km ये होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब k जो है वो k/9 हो जाएगा, है ना, और k/9 का आप जब रूट निकालेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर क्या रख देंगे? k/9 रख देंगे, ठीक है, और इसका आप रूट निकालेंगे तो इसका रूट बटा 3 आ जाएगा, 3 आएगा ना। ये 3 जो है वो फिर ऊपर पहुँच जाएगा और ये तो पहले से था। तो आपके पास में जो अब नया लैम्डा आएगा वो कितना आ जाएगा? ये पहले से जो लैम्डा मौजूद था इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? बहुत आसान है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन p एंड लैम्डा। ये आपके लिए थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे आइए, हमको मालूम है कि लैम्डा जो हमारे पास होता है वो होता है h/p, ठीक है, ये होता है p, हम इधर ले गए, p हम इधर ले आए, ये बचा हमारे पास h, और ये क्या है? ये है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बिल्कुल ऐसी हो गई, yx = c, है ना, ये ऐसी इक्वेशन हो गई हमारे पास, yx = c। और ये इक्वेशन जो होती है वो किसकी होती है बेटा? ये होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। ये इक्वेशन जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होती है। तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, या एक एक का चक्कर होता है। जब ये भी मैं आपको जब मोशन इन 1D पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको ग्राफ खींचना बताऊँगा कैसे ग्राफ खींचा जाता है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, और आपको जब ग्राफ खींचेंगे तो इसके बीच में आपको ग्राफ मिलेगा, p और लैम्डा में ग्राफ मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये भी आपके पास में हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। बोल रहा है एक प्रोटॉन है एंड एक अल्फा पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी इजी क्वेश्चन, मैं आप पहले भी करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए क्या करना है, लैम्डा क्या होता है बेटा? लैम्डा होता है h/p, और p जो होता है वो होता है √2km। वहाँ से देखिए, और k हम अगर किसी इलेक्ट्रॉन को b वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट किया जाए तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये m, तो आपके पास में ये आ गया फार्मूला, ठीक है। अब बोल रहा है सॉरी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, मींस v सेम है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? m जो है वो डिफरेंट होगा क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, अगर मैं प्रोटॉन के लिए निकालूं तो हमारे पास H, प्रोटॉन का जो Q है, सपोज करिए Q ही है आपके पास, मान लीजिए चार्ज, V तो V है, कोई दिक्कत नहीं, M भी M मान लीजिए, ठीक है।
और जो अल्फ़ा है अल्फ़ा के लिए आपके पास आ जाएगा, जो आपके पास बेटा चार्ज होगा वो 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन के चार्ज का, ठीक है, 2q हो जाएगा। v तो सेम ही रहेगा और m जो होता है वो 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखिए एच से एच कट जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ पर क्या क्या सेम है, 2 सेम है, q भी सेम है, v भी सेम है, ये भी सेम है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से, दिख रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से तो ये हो जाएगा 8, ऊपर जा कर के पहुँच जाएगा आपके पास में 8, तो ये आपके पास आ जाएगा, अच्छा 8 का अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2√2 आइए 1, तो ये आपके पास आंसर होगा, ठीक है, ये आपके पास आंसर होगा। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ से एसोसिएटेड एक और आपके पास में क्वेश्चन हो गया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं जितने भी मैंने आपको करवाए हैं, और इसको आपको बिल्कुल तैयार करना ही करना है, ठीक है। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड में आते हैं, उनको आपको ज़रूर तैयार करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे आगे भी। ये अपने आप में डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अलग टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा आपको ये इस टाइप के भी क्वेश्चन करवा देता हूँ 2-4 जो बोर्ड में आए हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो इम्पॉर्टेंट बहुत हैं, अगर नहीं भी आए हैं तो भी इम्पॉर्टेंट बहुत हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, बोल रहा है कि फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एट 127 डिग्री सेल्सियस, बस केवल इतना ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है बेटा वो होती है h/p। अब देखिए आप इसमें अगर मैं p की वैल्यू लगा दूं यहाँ पे mb, तब भी कहीं पर भी हमको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है जो यहाँ पर मैं m लगा दूं या v लगा दूं, कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसान है, बस समझिए केवल। देखिए भाई क्या होता है होता क्या है सॉरी, होता ये है कि अगर आपने गैसियस स्टेट में 11th में पढ़ा होगा कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं, ठीक है, इधर उधर जाते हैं और टकराते हैं और कंटेनर की दीवार पर जो है प्रेशर क्रिएट करते हैं वगैरह वगैरह। तो वहीं पर आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, एक पार्टिकल से रिलेटेड, वो होती है 3/2 kT, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 3/2 kT जो है वो। अब देखिए तो मैं आपको क्या बता रहा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि किसी भी कोई पार्टिकल होता है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/2 kT होती है, जहाँ पर k क्या है आपके पास में, k बोल्टेजमेंट कांस्टेंट होता है, ठीक है, और t जो होता है वो टेम्परेचर होता है। एक गिवन टेम्परेचर पे किसी भी पार्टिकल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपके पास में 3/2 kT होती है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या दिया है बेटा, हमको दिया है लैम्डा, लैम्डा होता है h/mb, ठीक है, या h/p। मैंने आपको बताया था p = √2 km रख सकते हैं आप। अब k क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे अगर हम चाहें तो ये रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला बनाते हैं, चलिए 2 k की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की उठा के यहाँ से रखिए 3/2 kT, ठीक है, और ये m तो हमारे पास था ही था, इसको मिटा दीजिए, ठीक, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा h/√3 KTM, बाइक का नाम है, सुना ही होगा KTM, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं चाहें तो बेटा ये लैम्डा का फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी दी हो आपको और T टेम्परेचर दिया हो तो कुछ आपको इस तरीके से फार्मूला जो है वो मिलता है और यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, क्लियर। तो चलिए वैल्यू रखते हैं अब देखते हैं वैल्यू क्या रखेंगे। h की वैल्यू 6.6 इतना ही लगा दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और √3 k वोल्टेज में कांस्टेंट है, यहाँ पे लगाइए 1.38 × 10⁻⁻⁻23
टी बेटा यहाँ पे टेम्परेचर आपके पास में है, बट ये केल्विन में टेम्परेचर होता है, आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है 127, तो आपको 273 से इसको ऐड कर देना पड़ेगा, है ना। कितना हो जाएगा 4 डिग्री केल्विन हो जाएगा, 400 डिग्री केल्विन रख दीजिए। 400 इंटू एम, ये जो एम बचा है ना इसकी वैल्यू भी लगाइए। एम कितना था, एम कहाँ गया, ये रहा 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ये आपको लैम्डा की वैल्यू ऐसे रख करके आपको निकालनी है। इस सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे 1.264 इंटू 10⁻�10 मीटर आ जाएगी बेटा लैम्डा की वैल्यू, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 264 इंटू एंगस्ट्रॉम। ये आपको कुछ इस तरीके से जो है वो इतनी वैल्यू मिल जाएगी एंगस्ट्रॉम में। तो ये बहुत ही प्यारा आपके पास में एक क्वेश्चन था जिसमें आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, केवल टेम्परेचर दिया हुआ था और पार्टिकल का नाम बताया था, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं एक और। देखिए एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपके पास में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से ही एसोसिएटेड। मैं सारे टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको जो है वो छूटने नहीं पाएगा। मेरे एक वीडियो में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो सारे, प्लस जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, और जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दूंगा। आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और दूसरा वीडियो देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलिए देखें क्या बोल रहा है। डिटरमाइन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू 100 वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है तो पूछ रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी है, आपको ये बतानी है। क्लियर? कोई बात नहीं, हम पहले फार्मूला बनाते हैं। देखिए लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, H/P, ठीक है, और P क्या होता है मैंने आपको बताया, बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको, 2km। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को B वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट कर दिया जाए तो बेटा उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, बताया था EV, तो K की जगह पे क्या हो जाएगा EV, और ये M। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लगा दीजिए सारी इसके अंदर। देखिए भाई 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन √2, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V। अभी हम V की बात नहीं करेंगे, पहले V ऐसे रखेंगे। सपोज करेंगे कि V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे इसको एक्सेलरेट किया जा रहा है। M बोले तो इलेक्ट्रॉन का मास लगाइए। इन सबको आप कैलकुलेट करिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे इन सबको तो आपके पास में कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, और ये आएगी मीटर में, ठीक है, ये मीटर में आ जाएगी। यही आपको फार्मूला यूज़ करना है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए केवल, ठीक है। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें बेटा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। ये एंगस्ट्रॉम में हो गया। क्लियर? अगर हम इसको नैनोमीटर में लिखना चाहें तो 1.227 अपॉन √, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, तो ये नैनोमीटर में आ जाएगा। तो ये फार्मूले जितने भी हैं आप इसको याद रखिए, ठीक है। ये फार्मूले जितने भी हैं ये केवल और केवल एप्लीकेबल हैं इलेक्ट्रॉन पे, केवल इलेक्ट्रॉन की ये बात चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमारे पास कितना दिया, V की वैल्यू आपको दी है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट लगा दीजिए, आंसर निकाल लीजिए, जितना भी आएगा वही आंसर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्या करेंगे, लाइए चलिए यही फार्मूला लगाते हैं। 12.27 है अपॉन 100 लिख देंगे, 10 निकाल लेंगे बेटा, 10 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट था, अब क्या करोगे, क्या करोगे भाई डिवाइड करोगे तो कहाँ पे जाएगा पॉइंट, ये भी कोई बताने वाला बात है, ये बताइए।
अरे ये भी कोई बताने वाली चीज़ है, 1.227 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। और क्या चाहिए आपको कुछ इसके अलावा? ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन के लिए ये फार्मूला मैंने ड्राइव करके दिखाया है आपको। आप इसको याद कर लीजिए एज इट इज़। ठीक है, इस वाले फार्मूले को एज इट इज़ एंगस्ट्रॉम में, लेकिन ध्यान रहे कि ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए एज इट इज़। तो ये एक और कॉन्सेप्चुअल आपके पास क्वेश्चन हुआ डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड। ठीक है, अभी और भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं, देखते रहिए। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से ही रिलेटेड। देखिए, चलिए करते हैं इसको भी। बोल रहा है सॉरी, द टू लाइन्स मार्क्ड ए एंड बी इन गिवन फिगर। ये आपको कोई फिगर दिया हुआ है, इसमें दो लाइन दी है, एक ए दी है और दूसरी बी आपको लाइन दी है। ठीक है, शो ए प्लॉट ऑफ लैम्डा एंड 1 अंडर रूट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर टू न्यूक्लियाई 1s2 एंड 1h3। ठीक है, आपको दो न्यूक्लियाई हैं, ये दो न्यूक्लियाई हैं, किसके हैं? हाइड्रोजन के। आप जानते हैं दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, ये ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन के आपको जो है वो आइसोटोप दिए हैं, उनके लिए दो लाइनें खींची गई हैं। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है लैम्डा और 1 अंडर रूट पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी तो क्या है बताना है आपको, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंट। ये जो लाइन खींची हुई हैं, ये जो लाइन खींची हुई हैं आपके पास में, इनका स्लोप जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो ये बताना है आपको। दूसरा क्या बताना है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द लाइन्स करस्पॉन्डेंट दीज न्यूक्लियाई। मतलब कहने का ये है कि इसमें से कौन सी लाइन जो है वो कौन से वाले न्यूक्लियस के लिए है या कौन से वाले न्यूक्लियाई के लिए, ये आपको बताना है। ठीक है, देखने में बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे करते हैं। हमको मालूम है कि जो हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो होती है h/p। p को अगर हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2km। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। फिर हम अगर देखते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को b वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट किया जा रहा है तो उसकी एनर्जी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है 2 eVm। ई की जगह पे अगर हम चाहें तो क्यू रख सकते हैं, क्योंकि ई तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो ये कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब ये करेंगे, हमको ग्राफ खींचा है किसके बीच में, लैम्डा और 1 अंडर रूट वी के बीच में। तो हम इसको अलग कर लेंगे पहले। चलिए 2qm, और यहाँ पर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसको हमने अलग करके लिख लिया। अब आप देखिए, ये इक्वेशन आपके पास में y = mx जैसी नहीं लग रही है कुछ। x की जगह पर x एक्सिस पे आपने 1 अंडर रूट वी लिया हुआ है और y एक्सिस पे आपने लैम्डा लिया हुआ है। ठीक है, तो ये y = mx जैसी आपको इक्वेशन लग रही है। तो ग्राफ कैसे खिंचता है, यूँ जाता है इस टाइप से, है ना। तो वही सो ऐसे ही तो ग्राफ आया है। ये दो लाइन के लिए आया है, दो डिफरेंट लाइन के लिए। ठीक है, मैंने आपको एक का खींच के बताया, ऐसे आप दूसरे के लिए भी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो बेटा यहाँ पर जो m आता है वो m क्या है, m जो है वो होता है स्लोप, है ना। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप जो है वो h/√। तो पहला आपका आंसर जो है व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट। तो पहला आपका आंसर जो है वो यही हो जाता है कि जो हमारे पास स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, h/√2qm ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पहला आंसर आपके पास में ये हो गया। ठीक, और आप क्या जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि m जो होता है वो होता है tan थीटा। स्लोप आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा। यहाँ से आपको देखिए, ये आप इसके लिए a वाली लाइन के लिए θ1 है। ठीक है, ये आपके पास में θ1 है और ये वाला जो है वो θ2 है। क्या लग रहा है आपको, θ1 की वैल्यू ज़्यादा है और θ2 की वैल्यू जो है वो कम है ना, यही तो लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, 10 के 45 की वैल्यू होती है 1, है ना, और 10 के 60 की वैल्यू होती है √3, दैट इज़ 1.732, और 10 के 90 की वैल्यू जो है वो हो जाती है इनफाइनाइट। यानी कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे tan थीटा भी इंक्रीज करता है। क्लियर।
तो अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द लाइन कॉरस्पॉन्डेड टू दीज न्यूक्लियाई, कौन से न्यूक्लियाई के लिए कौन सी वाली लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, अब हम ये बताएंगे। तो देखिए हमने इसको ज़रा थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखिए, इसको इधर करके लिखते हैं, लैम्डा और ये अंडर रूट वी इक्वल टू आपके पास में ये आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2qm, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों 1h2 और 1h2 एंड 1h3 ये दोनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। और आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। और एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो दोनों न्यूक्लियाई का चार्ज भी सेम होगा, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए 2 तो कांस्टेंट है, Q आपके पास में चार्ज है, चार्ज भी कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या आपके पास में? बचा आपके पास में M, है ना, ये भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास बेटा क्या बच गया? M बच गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि जिसके लिए M ज़्यादा है, ठीक है, जिसका मास ज़्यादा है, सॉरी जिसका मास ज़्यादा है, देखो यहाँ से ये किसकी वैल्यू थी? ये M की वैल्यू थी, यानी कि स्लोप की वैल्यू थी आपके पास में। स्लोप इक्वल टू क्या था? h अपॉन अंडर रूट 2qm, ये था, है ना। तो स्लोप जो है बेटा, ये स्लोप है, ये m अलग है और ये m अलग है, ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? मास के। यानी कि जिसका देखिए मास ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसका स्लोप कम, है ना, यही तो है। जिसका मास ज़्यादा, ये मास है, ये मास है आपके पास में, ध्यान दीजिएगा, ये मास है। जिसका मास ज़्यादा उसका स्लोप कम, ठीक है। तो देखिए, और स्लोप किसका ज़्यादा किसका कम होगा? जिसके लिए थीटा कम होगा, ठीक है। इन दोनों में मास किसका ज़्यादा है? मास है आपके पास ट्राइटियम का ज़्यादा, तो ट्राइटियम का मास जो है वो ज़्यादा, तो स्लोप जो है वो कम, और स्लोप कम किसके लिए होगा? जिसके लिए थीटा की वैल्यू कम होगी। तो ये वाली बी वाली लाइन जो है वो आपके लिए किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 1h3 को, ठीक है। सिमिलरली जिसका मास कम उसका स्लोप ज़्यादा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसके लिए थीटा ज़्यादा, है ना। तो ये वाला इसका मास किसका कम है? कम इसका मास है, तो इसके लिए जो है बेटा वो स्लोप ज़्यादा हो गया। स्लोप ज़्यादा हो गया तो ये वाला जो है वो 1h2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइप क्वेश्चन आपके पास में था डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड, ठीक है। आप इसको जरूर करिए, देख लीजिए फिर से, अगर समझ में आया हो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हमारे पास वेवलेंथ जो होती है वो ये होती है, ये फाइनली हमारे पास ये फार्मूला जाता है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमने इसको v को जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को सेपरेट करके लिख लिया। ये कुछ इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की बनती है, y इक्वल टू mx। x एक्सिस पे हमने 1 अपॉन अंडर रूट v को लिया और y एक्सिस पे हमने लिया लैम्डा को। तो हमने जब ग्राफ खींचा तो हमारे पास कुछ स्ट्रेट लाइन वाला ये इस टाइप का ग्राफ आता है। m की वैल्यू जो है वो h अपॉन अंडर रूट 2qm आ रही है। m क्या है? यहाँ पे स्लोप है, तो स्लोप पहला आपके पास क्वेश्चन ये था कि व्हाट द स्लोप रिप्रेजेंट, ठीक है। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये बता रहा है, पूछ रहा था कि कौन सा वाला स्लोप जो है, कौन सी वाली लाइन जो है वो किस न्यूक्लियाई के लिए रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने आपको बताया कि स्लोप की वैल्यू से हमने मास में रिलेशन निकाला, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है दोनों का, और 2 भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है। तो जो हमारे पास स्लोप है बेटा वो डिपेंड किस पे किया? मास पे डिपेंड किया। ये स्लोप है, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा, ये स्लोप है। तो स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है? मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जिसका मास ज़्यादा उसका स्लोप कम, यानी कि उसके लिए थीटा कम। अब ये भी मैंने आपको बताया कि m जो होता है वो tan थीटा होता है। तो जिसका मास ज़्यादा उसका स्लोप कम, उसका स्लोप कम तो उसका थीटा कम, थीटा कम तो इसका मतलब क्या है? ये वाली लाइन जो है वो मास ज़्यादा वाले के लिए रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब क्या है? ट्राइटियम के लिए रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सिमिलरली जिसका मास ज़्यादा उसका m कम, जिसका मास कम उसका स्लोप ज़्यादा। तो मास किसका कम था? इसका कम है, इसका स्लोप ज़्यादा यानी कि थीटा ज़्यादा। तो ये वाली लाइन जो है 1:2 यानी कि ड्यूटेरियम के लिए को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। बहुत ही अच्छा स्टार रेटिंग क्वेश्चन था, समझ लीजिए आप, ठीक है, नोट करिए। टाइप से बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ से एसोसिएटेड मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं।
ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो आपकी नॉलेज में जो आपको नहीं आ रहा हो या कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहिए बढ़िया से एकदम। गुड बाय, फिर मिलते हैं।